नमस्कार। अभिजीत दीपके ने पीएम मोदी के डबल इंजन को डबल लीक बताया। महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक पर हमला, जानेंगे विस्तार से इस वीडियो में। रक्षा मंत्री ने संसद में ऑपरेशन सिंदूर में कोई हताहत नहीं होने का दावा किया, बाद में 6 जवानों में शहीद होने की पुष्टि, जानेंगे इस वीडियो में। अमेरिका ईरान हमला, ट्रंप ने डील तोड़ी, तेल संकट, 48 घंटे अहम, जानेंगे इस वीडियो में। सुनील शेट्टी ने कहा कि उनकी 15 महीने की नाती पीएम मोदी को गणपति की तरह भोग लगाती है। वक्ता ने इसे पीएम को देवता बनाने की सोची समझी रणनीति बताई है, विस्तार से जानेंगे इस वीडियो में। प्रियंका गांधी ने राम मंदिर चढ़ावा घोटाले पर तोड़ी चुप्पी, बड़ों की मिलीभगत पर उठाए सवाल, विस्तार से जानेंगे इस वीडियो में। कॉकरोच जनता पार्टी 28 जून से जंतर मंतर पर अनशन शुरू करने वाली है, लेकिन इससे एक दिन पहले अभिजीत दीपके ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री मोदी को उन्हीं की डबल इंजन सरकार का करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जहां डबल इंजन होता है वहां डबल लीक होता है। महाराष्ट्र में टीईटी परीक्षा का पूरा पेपर लीक हो गया, जिसके चलते एक दिन पहले परीक्षा रद्द करवानी पड़ी। यह वही महाराष्ट्र है जहां राजनीतिक अस्थिरता के चलते विधायक सांसद तोड़े जा रहे हैं और 50-50 करोड़ के ऑफर दिए जा रहे हैं। दीपके ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार न तो नेशनल लेवल और न ही स्टेट लेवल का एग्जाम बिना लीक या कैंसिलेशन के करवा पाती है। नीट हो या टीईटी, हर जगह घोटाला है। 4 लाख से अधिक विद्यार्थी प्रभावित हुए, उन्हें दूर दराज के सेंटरों के लिए यात्रा, होटल और अन्य खर्च किए, लेकिन सरकार ने उनकी कोई परवाह नहीं की। उन्होंने कहा कि इस सरकार को छात्रों की भविष्य से कोई मतलब नहीं, बस सत्ता बचाने और विपक्षी सांसद तोड़ने की फिक्र है। महाराष्ट्र जैसे राज्य में जहां मुख्यमंत्री को भी अपनी कुर्सी का भरोसा नहीं, वहां शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधरेगी। दीपके ने युवकों से आग्रह किया कि वे इस डबल लीक सरकार को उजागर करें। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के 6 जवान शहीद हुए, जिनके नाम 1 साल बाद सार्वजनिक किए गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 28 जुलाई 2025 को लोकसभा में स्पष्ट कहा था कि इस ऑपरेशन में एक भी सैनिक को क्षति नहीं पहुंची। अब इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट के अनुसार 5 सेना और 1 वायुसेना के जवान शहीद हुए। विपक्ष ने इसे संसद में झूठ बोलना और शहीदों का अपमान बताया। कांग्रेस ने इसे संसद की अवमानना करार दिया, जबकि आरजेडी नेता ने कहा कि सरकार ने शहादत को नकारा, उनके त्याग को मिटाने की कोशिश की। इसके अलावा कृषि राज्य मंत्री को उन्हीं के मंत्रालय की योजना के तहत निजी खीरे की खेती के लिए 99 लाख रुपए की सब्सिडी मिली। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव पर सरकारी सड़कों के आसपास 168 एकड़ जमीन खरीदने के आरोप हैं। विपक्ष जब सवाल उठाता है तो भाजपा नेता उन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग कहती है। गोदी मीडिया पर आरोप है कि वे एबीपी कार्यकर्ताओं को आम जनता के रूप में डिबेट में बैठाती है और उनकी पहचान छिपाता है। जहां एक और सरकार शहीदों पर झूठ बोलती है, वहीं भ्रष्टाचार और हितों के टकराव के मुद्दे पर बहस नहीं होती। यह देश की राजनीतिक और पत्रकारिता का गंभीर संकट है। मध्य पूर्व में एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। अमेरिकी सेना ने ईरान के समुद्री तटीय ठिकानों पर हमले किए, जिसके जवाब में ईरान ने खाड़ी क्षेत्र के अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल हमले किए। अल जजीरा ने पुष्टि की कि ईरानी मिसाइलों ने बहरीन में अमेरिकी नौसेना बेस को निशाना बनाया है। सवाल यह है कि हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता हुआ था, फिर यह संघर्ष क्यों? विशेषज्ञों का मानना है कि इसके पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप है। उनके विदेश मंत्री ने बहरीन में खाड़ी देश की बैठक बुलाकर ओमान पर दबाव डाला कि वह स्टेट ऑफ हॉर्मोज में एक वैकल्पिक समुद्री मार्ग बनाए, जिससे ईरान नाराज हो गया। ईरान ने इसे समझौते का उल्लंघन बताते हुए एक जहाज पर फायरिंग की। इसके बाद अमेरिका ने हमला शुरू कर दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा कि अगर अमेरिका ने युद्ध विराम तोड़ा तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा। उन्होंने इजराइल को तबाह करने की भी चेतावनी दी। इस तनाव का सीधा असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। हॉर्मोज स्ट्रेट से तेल और गैस परिवहन
बाधित हो सकता है, जिससे तेल गैस की कीमत बढ़ सकती है और दुनिया भर में महंगाई फैल सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार अमेरिकी दबाव के कारण ट्रंप ने यह समझौता किया था, लेकिन वह इसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप पर आंतरिक दबाव भी है, इसलिए वे यह खेल खेल रहे हैं। आने वाले दिनों में अगर यह स्थिति नहीं सुधरी तो पूरी दुनिया को इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी ने हाल ही में एक चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने दावा किया कि उनकी 15 महीने की नाती इवारा सुबह उठकर गणपति जी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी लड्डू का भोग लगाती है। सुनील शेट्टी ने इसे बच्चे की एक सहज प्रतिक्रिया बताते हुए कहा, कुछ तो होगा मोदी जी में। यह बयान महज एक पारिवारिक किस्सा नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति का प्रतीक है, जिससे नेताओं को महापुरुषों और देवताओं के समान स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। यह कोई पहला मौका नहीं जब सेलिब्रिटी इस तरह के संदेश दे रहे हैं। अनिल कपूर हो या अक्षय कुमार, हर महीने कोई ना कोई स्टार मोदी जी की दिव्यता साबित करने में जुटा है। छोटी बच्ची खाली प्लेट की तरह होती है, वही सीखती है जो उन्हें सिखाया जाता है। 15 महीने की बच्ची के लिए मोदी जी और भगवान एक समान है। यह बताने का उद्देश्य एक संदेश देना है कि मोदी जी जन्मजात दैवीय शक्ति है, जबकि वास्तविक में यह एक अंधभक्ति है। पीएम मोदी ने स्वयं चुनाव के बाद स्वीकार किया कि वे आम इंसान हैं और उनसे गलतियां होती है। इसके बावजूद विष्णु अवतार वाली इमेज बनाने का खेल क्यों जारी है? क्योंकि इस गॉड प्रोजेक्ट का मकसद नेताओं को आलोचना से परे स्थापित करना है। जब कोई नेता सवालों से ऊपर उठ जाता है तो जनता उससे हिसाब नहीं मांगती, चाहे नोटबंदी हो या राम मंदिर चढ़ावों में चोरी। मोदी जी में कुछ तो होगा कि यह मानसिकता जनता को उनके अधिकारों और अपेक्षाओं से दूर करती है। यह एक चेतावनी है कि मासूम बच्चों को राजनीतिक प्रोपेगेंडा का हथियार बनाना लोकतंत्र के लिए घातक है, क्योंकि यह सच को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है और जनता को अंधभक्त बना देता है। भाजपा और हिंदूवादी विचारधारा के लिए यह अपने सबसे बड़े नैतिक संकटों में से एक है। राम मंदिर के चढ़ावा में हुई कथित चोरी और लूट के खुलासे ने पूरे सनातन समाज को ठेस पहुंचाई है। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि इस मामले पर गांधी परिवार की चुप्पी थी, लेकिन अब प्रियंका गांधी ने यह चुप्पी को तोड़ते हुए केंद्र सरकार और हिंदूवादियों जोरदार प्रहार किया है। प्रियंका ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की आस्था के साथ चोरी और लूट का जो कपटपूर्ण कृत्य किया है उसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या छोटे कर्मचारी अकेले सीसीटीवी बंद कर करोड़ों का चढ़ावा चोरी कर सकते हैं या इसके पीछे बड़े लोगों की मिलीभगत है। उन्होंने पारदर्शी जांच और दोषियों को सजा देने की मांग की। यह मामला उस समय और गरमाया जब ट्रस्ट के प्रमुख जयंत राय के इस्तीफे की खबर आई। सवाल यह उठता है कि 42 दिनों में 70 बार चोरी के बाद केवल इस्तीफा ही पर्याप्त है? उनके खिलाफ केस क्यों नहीं दर्ज हुआ? प्रियंका का तात्पर्य साफ है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि छोटी मछलियों को फंसाकर बड़ों को बचाया जा रहा है। इस पूरे मामले में योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर वाली पॉलिटिक्स भी फेल होती दिख रही है। अगर इतनी बड़ी डकैती हो सकती है तो एफआईआर क्यों नहीं हुई? विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस जैसे संगठनों की चुप्पी भी चिंताजनक है। जो लोग राम के नाम पर वोट मांगते हैं वे जब राम मंदिर की आस्था के साथ खिलवाड़ होने पर चुप हैं तो यह उनकी राजनीति की असली तस्वीर दिखाता है। यह मुद्दा अब सिर्फ बल्कि हर भक्त की आस्था से जुड़ा सवाल बन गया है।